हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज हमारा जो है हिस्ट्री चल रहा है क्लास 8 का और चैप्टर 7 12 बजे जो है हमने क्लास 7th का किया है, 8 का नहीं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्लास 8 की पॉलिटी है, नहीं वो क्लास 7th की थी। और अभी हम क्लास 8 की हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसका आज हमारा चैप्टर 7 महिलाएं, जाति एवं सुधार, और कल इसका फाइनल हो जाएगा 8 चैप्टर। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी क्लासेस मिलेंगी। एंड पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो पहले की क्लासेस है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। तो देखो, महिलाएं, जाति और सुधार में यहाँ से बहुत सारे जो आंदोलन हुए, चाहे वो सती आंदोलन हो, जो विधवा का आपको पता है दोबारा से शादी कराने वाला, राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं चैप्टर्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि पहले जो है इक्वालिटी नहीं थी, वोट देने का भी अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो आज़ादी के बाद भी इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। तो चाहे आपका बाल विवाह हो, चाहे सती आंदोलन हो, इन सभी के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों धर्मों में पुरुष जो है एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती, यहाँ पर आप देख सकते हो, सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती का मतलब है सदाचारी। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। तो इस चैप्टर में आप देख सकते हो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जातियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो निचली जाति थी उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, सेम कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हमको पढ़ना है कि कैसे पहले चीज़ें थी। जैसे कि स्त्री पुरुष के बीच ही फर्क नहीं था ज़्यादातर, बस इसमें फ़र्क नहीं था बल्कि जातियों में भी बटा हुआ था। जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, खुद को ये लोग ऊंची जाति मानते थे। और व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर उसके बाद से काश्तकार, बुनकर व कुम्हार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। तो इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थीं जो कि गाँव को जैसे साफ सफाई का काम करती थी, साफ सुथरा, तो इनको लोग दूषित कार्य मानते थे। और इसकी वजह से इनका ऐसा मानना था कि ये जो जाति है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। और इनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, ना ही तो कुएं से पानी निकाल के पी सकते हैं। तो इनको निम्न दर्जे का मनुष्य मानते थे ये लोग। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया गया इनका दिशा, इनके परिवर्तन लाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे राजा राम मोहन रॉय जी आते हैं। और आपको इनके बारे में याद रखना है, ये भारतीय सुधारक थे। और ये इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मो सभा जो है किसने बनाया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाने जाना लगा। तो ब्रह्मो समाज हो चाहे ब्रह्मो सभा हो, इन दोनों का रिलेशन किससे है? राजा राम मोहन रॉय ने, इन्होंने ही ये संगठन बनाया था। और इनको सुधारक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है, जो अन्यायपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना है, और पुराने व्यवहार को छोड़कर जो जीवन को में नया ढंग अपनाने के लिए ही मतलब प्रेरित करना चाहते थे। तो बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहले आपको ये 2 लाइन याद रखना है। जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं बताऊँगी, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। अब ये आप फोटो देख सकते हो, ये जो है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, इक्वालिटी के लिए, मतलब ये चाहते थे कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इन्होंने लिखा कि महिलाओं को ज़बरदस्ती घर के काम में बांध कर रखो और उनको रसोई तक ही सीमित कर दो, उनको बाहर पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं ये उनका दमन हो रहा है। और इन्होंने विधवाओं की ज़िंदगी में भी बदलाव लाने की काफ़ी कोशिश की थी, क्योंकि इन्होंने देखा था कि जो राजा राम मोहन रॉय जी ने देखा था कि जो विधवा औरत है उसकी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट है। तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ दी थी। ठीक है, और इन्होंने बहुत इसका जो है संघर्ष भी इसके लिए किया है। आपने इनका मूवी भी देखा होगा, काफ़ी डिटेल में इसमें अच्छे से बताया गया है। बट यहाँ से आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे।
उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। जो आज लोग जला दे रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था। ये क्या करते थे ना, प्राचीन ग्रंथों का एग्जाम्पल लेते थे लोगों को समझाने के लिए कि देखो पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो तुम लोग अभी ऐसा कर रहे हो, ताकि क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको ख़त्म करना एक दिन में बहुत ही मुश्किल होता है। अब बस यही नहीं, इवन जो अंग्रेजी अफसर थे वो भी इसके जो है आलोचना करते थे कि यार ये सती प्रथा नहीं होना चाहिए, उनको भी ऐसा लगता था। और वो राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि ये जो है एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? 1829 में। और इसमें योगदान किसका था? तो राजा राम मोहन रॉय जी का था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको याद रखना है। बाकी जो जो चीज़ें जरूरी हैं आप उसको अपने कॉपी में नोट्स करते जाएं। अब आपने राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। ये भी जो है विधवा विवाह के पक्ष में इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों का ही जो है एग्जाम्पल दिया, और अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव माना। 1856 में देखो, वो सती प्रथा का हमने किया कि 1829 में हुआ, और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया गया। तो याद रखिएगा कि विधवा विवाह के पक्ष में कानून कब पारित किया गया था? 1856 में। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि इनका बहिष्कार कर दिया गया। जब विधवा विवाह के पक्ष में जो आपको पता है कि जो उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा था आंदोलन, वो अलग अलग जगह पे फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतलुनु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो ये क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट में कि विधवा विवाह का समर्थन किसने किसने किया था? तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ये जो तेलुगु के जो वीरेशलिंगम पंतलु, इन्होंने भी समर्थन किया था। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी समर्थन किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन रॉय। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हो नीचे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। बट इसके बावजूद भी जो विधवा महिलाओं की जो संख्या थी ना, वो बहुत कम थी, क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो रूढ़िवादी तब के इस नए कानून का जो मतलब रूढ़िवादी वाले थे, जो उनकी सोच काफ़ी रूढ़िवादी थी, वो इसका विरोध करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, आपको पता है, आर्य समाज की स्थापना की है, और ये डेट पूछता है, ये ईयर पूछता है, 1875 में की थी। और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कब किया था? 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको पता है, आपने अभी पढ़ा, हमने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ा, विधवा विवाह को किस तरीके से कानून पारित हुआ। और ये 1856 आपको डेट भी जो है ईयर याद रखना है, क्योंकि ईयर पूछता है, और अगर नहीं याद रहेगा तो आपका एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आने वाला है, ठीक है, मिलान करने वाले में। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए मतलब शिक्षित करना जरूरी है लड़कियों को, ताकि उनको अपने अधिकार भी पता चले। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, ताकि उनको स्कूल भेजा जाए, वो घर से बाहर निकले। और लेकिन कुछ लोगों को डर लगता था कि अगर वो स्कूल जाएंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा, कोई नहीं करने देगा। साथ में उनको ये भी लगता था कि मतलब ये बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। एक ये भी चीज़ थी कि वो मतलब सीधी सादी वैसी नहीं रहेंगी, ये बिगड़ जाएंगी। और तो इस तरीके से कुछ लोग घर में भी पढ़ाने लगे थे, और कुछ लोग बाहर भी भेजते थे। जो कई महिलाएं थी वो घर पे रहकर भी पढ़ना लिखना सीख गई थी। उसके बाद से क्या हुआ कि 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। और साथ में जो मुस्लिम परिवार की जो महिलाएं थी वो भी अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी, और घर पे भी उनको पढ़ाया जाता था। ये सब देखते हुए जो मुमताज़ अली थी, उन्होंने कुछ सुधारकों जैसे कि कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि देखो, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो हिंदुओं ने भी प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया, क्योंकि यहाँ से लोगों को समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वहाँ की महिलाएं भी धीरे धीरे पढ़ने लगी। अब महिलाओं के बारे में भी जो है महिलाएं लिखने लगी, जैसा कि
आपको पता है कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, एंड जो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन है वो भी इस दौर की जो है एक प्रभावशाली महिला थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले, जिन्होंने कलकत्ता, जो बेगम शेखावत हुसैन है जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ठीक है, और ये जो स्टीरियोटाइप जो सोच होती है ना रूढ़िवादी, इसके काफ़ी खिलाफ थी ये, क्योंकि इनका मानना था कि जो प्रत्येक धर्म के जो धार्मिक नेता है ना, ये औरतों को काफ़ी निचली दर्जे में इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, फिर 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक, कुछ शिक्षिका बन गई, बहुत सारी महिलाएं लिखने भी लगी, और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। और यही क्वेश्चन पूछता है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ताराबाई शिंदे, क्योंकि ये घर पे रहकर इन्होंने लिखा है। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, तो पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक फर्क है ना, उसकी आलोचना इसमें किया गया है, अंतर को दिखाया गया है पुरुष और महिलाओं के बीच। तो स्त्री पुरुष तुलना मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, चाहे कोई भी पेपर दे लो, सीटेट दे लो, यूपी टेट दे लो, चाहे आप बीपीएससी देंगे, चाहे आप सुपर आगे कोई भी एग्जाम होगा, उसमें स्त्री पुरुष तुलना कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये आपके सामने फोटो किसकी है, पंडिता रमाबाई। हमने पढ़ लिया कि इनको पंडिता की उपाधि क्यों मिली है, बताओ, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जाति, इवन बस नीची जाति में नहीं होता था, जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, जो ऊंची जाति की जो हिंदू महिलाओं थी ना, उनका भी काफ़ी जो है उनके साथ शोषण होता था। तो उस पर उन्होंने किताब लिखा है। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ ससुराल में कैसे अत्याचार किया जा रहा है महिलाओं को, तो उनको पनाह देने के लिए, और उनको सपोर्ट दिया ताकि महिलाएं जो है कुछ चीज़ें सीखें और वो अपना खुद का रोजी रोटी चला सकें। तो इस तरीके से जो है आपको पता है कि रूढ़िवादी जो लोग थे वो काफ़ी आग बबूला हो रहे थे। जैसे कि बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं जो हैं वो पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं। मतलब लड़की पढ़ लिख रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, तो इसका मतलब कि वो पश्चिमी तौर तरीके अपना रही है, जो कुछ रूढ़िवादी जो कट्टर होते हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन्हीं सब को लेकर चिंतित होने लगे कि भाई महिलाएं अगर पढ़ लिख लेंगी तो फिर तो बगावत करने लगेंगी, और ये तो कहीं ना कहीं हमारा समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। इनको ऐसा लगने लगा जो रूढ़िवादी सोच के थे। बट आपको भी पता है कि काम तो रुकने वाला था नहीं। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ बढ़ कर प्रयास करने लगी। महिलाओं को भी लगने लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, और उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। बदलाव तभी तो आएगा जब महिलाओं को संगठित करेंगे। महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक फ्रीडम, इक्वालिटी, इसका समर्थन किया, और राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या महिलाओं को वोट डालने का अधिकार स्वतंत्रता से पहले था? तो जी नहीं। यहाँ पर इनको बोला गया कि देखो, स्वतंत्रता के बाद से जैसे पुरुष डाल सकते हैं, महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, और जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक महिलाओं को जो अंग्रेजी राज है ना, उसके विरोध में संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से सोचिए, वोट डालने का भी अधिकार नहीं था महिलाओं के पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सीटेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो बाल विवाह, इसके विरुद्ध कानून कब बना, तो आप जानते ही हैं बाल विवाह के बारे में, कम एज में शादी करा देना। तो इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, क्योंकि जब तक कानून नहीं बनेगा लोग मानेंगे नहीं। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ये आपको ईयर याद रखना है, कब? 1929 में। और इस कानून के बारे में
कड़वी बहस संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बस इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बट अभी इसमें बदलाव किया गया है। अब क्या हुआ है, 18 से बढ़ाकर इसको 21 कर दिया गया है लड़कों का, और लड़कियों का 18 साल कर दिया गया है। तो इसमें से दो चीज़ पूछता है। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई थी कि प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना पड़े। बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में एक अधिनियम पारित किया गया और इसमें एज पहले फिक्स किया गया था। लड़के का 18 साल होना चाहिए, लड़की का 16 साल, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब लड़के का एज बढ़ा के 21 कर दिया गया है एंड लड़की का 18। ठीक है, तो ये अब जो प्रेजेंट वाला है ये आपको याद रखना चाहिए, पुराना वाला भी। यही दो चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था कि लोग इसके अगेंस्ट में कुछ बोले। तो ये था बाल विवाह के विरुद्ध कानून। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा कि किस तरीके से समाज सुधारक कुछ आंदोलन थे, महिलाओं के लिए आगे आए और उसमें उन्होंने बदलाव किया। राजा राम मोहन राय जी ने केवल, आपने देखा होगा, सती आंदोलन के लिए नहीं, जाति व्यवस्था की भी इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। प्रार्थना समाज भी इन्हीं का था। तो जब क्वेश्चन पूछे तो आपको याद होना चाहिए। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया, याद रखिएगा। और इसमें जो है बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग थे जो चल रहा था जाति की निचली जातियों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्वच्छ जल पीने का हो, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ये सारा अन्याय तो हो ही रहा था और इसमें निचली जातियों के लिए जो है क्या कि प्रयास किया जाने लगा कि जो ईसाई प्रचारक आदिवासी थे उन्होंने निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोला। फिर इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे। गरीब लोग शहर से में निकल रही नौकरियों की तलाश में गाँव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने नगर पालिकाओं में नई नौकरियाँ भी कर रहे थे। तो इस तरीके से शुरुआत होती है। यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको बताया, ये दोनों लाइन। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बोलूँगी। तो इस तरीके से जो है निम्न जातियों, आपने देखा होगा कि शहर में भी जाने लगे थे बहुत सारे निम्न जाति, और कुछ लोग जो है असम, मॉरिशस, वहाँ पर भी जाकर बागान का काम करने लगे। और जब वो नए स्थान पे जाते थे तो वहाँ पे काम काफ़ी कठोर होता था, क्योंकि परंतु गरीब निचली जातियों के लोगों को यह गांव में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकालने का एक मौका था कि चलो बाहर जाएंगे, काम करेंगे। बट क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी? ऐसा नहीं था। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जूते कौन बना सकता है, तो ये भी निचली जाति के लोग। और ऐसे लोगों को बहुत ही कहा जा सकता है कि एक निचले दर्जे से देखा जाता था। इनको ऐसा लगता था कि यार ये चमड़े का काम कर रहे हैं, जानवरों का जो है स्किन वो निकालने का काम गंदा और दूषित इसको माना जाता है और ये निचली जाति के ही लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोटो बना हुआ है। तो ये मतलब अगर जूते कौन बनाएगा तो वो बनाएगा निचली जाति के लोग। इसके अलावा आपको पता है कि दूसरी भी नौकरियां सामने आ रही थी, जैसे कि सेना में लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले जो महार समुदाय के बहुत सारे लोग हैं वो महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता भीमराव अम्बेडकर के पिता जो है एक स्कूल में ही पढ़ाते थे। यहाँ से भीमराव अम्बेडकर जी की एंट्री होगी, क्योंकि आपको पता है उन्होंने ही प्रयास किया था। कक्षा में जगह नहीं, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। और जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठाकर बोला कि जाओ अब तुमको यहाँ से सबक मिलेगा, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सकें जहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता है। तो ये हाल था बम्बई प्रेसिडेंसी 1829 का गवर्नमेंट स्कूल का। ठीक है, कि पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है समानता और न्याय की मांग। भाई सभी को पढ़ने का हक है, सभी एक कुएं का पानी पी सकते हैं, सभी मंदिर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो गैर ब्राह्मण जातियाँ थीं उनके भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और वो समानता की, न्याय की मांग करने के लिए आंदोलन चलाए। जैसे सतनामी आंदोलन की शुरुआत किया था घासीदास ने। क्वेश्चन पूछता है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। क्योंकि भाई चमड़े का काम कर रहे हैं वो गंदे और दूषित कैसे हो सकते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहते थे ये। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया।
हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया कि कैसे सही है। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, तो देख सकते हो आप किसने किसने आंदोलन किया है, वो सारे नाम आपको नोट करना है अपने कॉपी में। तो इस तरीके से ये क्या करते थे कि जो मतलब ये हमने पढ़ा ना कि जो गैर ब्राह्मण जाति है वहाँ पे जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठने लगा था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों में से थे, उनके बीच ही काम करते थे और उन्होंने उन आदत और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। ठीक है, कि भाई चमड़ा का कोई काम कर रहा है, जूते का कोई काम कर रहा है तो वो गंदा या फिर दूषित नहीं है। उसी में से एक आते हैं हमारे गुलाम ज्योतिराव फुले, और इनकी जो किताब है गुलामगिरी, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है कि गुलामगिरी बुक किसकी है, तो याद रखिएगा निम्न जाति के ये नेता थे ज्योतिराव फुले, सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में इनका जन्म हुआ। ये भी पूछता है कहाँ के, तो महाराष्ट्र। और इन्होंने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फुले के अनुसार उच्च जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की और कथित निम्न जाति के लोगों की है। तो ये गुलामगिरी याद रखिएगा किसकी है, ज्योतिराव फुले की है। और यह फोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका एक मतलब ये पुस्तक हमेशा पूछता है कि गुलामगिरी काफ़ी फेमस किताब है। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो ये इनके किताब के बारे में बताया जा रहा है कि इनकी किताब में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं अंबेडकर जी के बारे में। मंदिर में कौन जा सकता था, कौन नहीं जा सकता था, ये भी जाति के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे कि अंबेडकर के बारे में आपको पता है, महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से उन्होंने भेदभाव काफ़ी देखा है, जातीय भेदभाव। चाहे स्कूल में हो, उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो नल थे उसे पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप उनको मिली तो 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सारी चीज़ें फील की थी। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया। आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका जो सीटेट में मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो एनसीईआरटी की जो है क्लास 8 हो गया चाहे 7, वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है और हम क्लास 8 पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा ना स्टेटमेंट में कि आप खुद सोचेंगे कि यस कितना इंपॉर्टेंट है। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में शुरू किया गया था जिसमें महार जाति के लोगों ने हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत ही नाराज हो गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ठीक है, और ये रहा मंदिर, यहाँ पे नहीं जा सकते थे दलित। गैर ब्राह्मण आंदोलन, और ये है पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ की मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर हासिल की है विजय, और उन्होंने सत्ता पर दावे को मतलब जो दावे हैं ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी क्वेश्चन पूछता है पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो है ईवी रामास्वामी नायकर। ये एक मिडिल क्लास के थे, मतलब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे एंड इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो सन्यासी था और इन्होंने संस्कृत में काफ़ी गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में ये कांग्रेस के सदस्य भी बने। राष्ट्रवादी द्वारा जो
आयोजित किया गया था, उसमें इनको इनवाइट भी किया गया था और वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से, आपको पता है कि उसमें क्या होगा सिचुएशन, जब आज भी कास्ट वाइज चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो कास्ट के हिसाब से लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी ही छोड़ दी। उच्च जातियों को वहाँ बैठना है, निम्न को यहाँ बैठना है। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। सोचिए, जहाँ पर इनको इन्विटेशन मिला था वहाँ पे ये हाल है। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया है? तो पेरियार नाम से प्रसिद्ध रामास्वामी नाइकर। जो कहानी बीच में पढ़ा रही हूँ ये स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है, तो आप आराम से कर लोगे। तो इसलिए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गए वहाँ पे इनविटेशन, अब आपको कोई खाना पे बुलाए, पार्टी में मैं जैसे कोई भी इनवाइट करे और वहाँ पे आप जाओ और आप देखो कि यार मुझे खुद इनवाइट किया है और यहाँ पे तो ये जाति के हिसाब से बैठा रहे हैं, जाति के हिसाब से खाना दे रहे हैं, तो आपका भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट हिल जाएगा। तो सेम वैसे ही इनका भी हुआ और फिर इसीलिए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मूल द्रविड़ तमिल संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित। जो पेरियार थे ना, वो हिंदू वेद पुराणों के बहुत ही कट्टर आलोचक थे, क्योंकि उनको लगता था कि सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो रही है। और जो मनु द्वारा रचित संहिता है ना, भगवत गीता और रामायण के, वे कट्टू आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन बुक्स का सहारा लिया है, इन पुस्तकों का सहारा लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसके कट्टर आलोचक थे। अब यहाँ से कुछ स्टार्ट हुई हैं सुधारों के लिए, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आपको पता है राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था और ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में किया गया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, भले से आप नीचे की चीज़ें ना पढ़ें, बट इसकी स्थापना कब हुई थी? 1830 में। उसके बाद से ये डेरेजियो एवं यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया, उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट, और यही क्वेश्चन पूछता है कि यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो है हेनरी डेरोजियो। इतना पढ़ाने का मतलब यही आपको समझाना था कि यंग बंगाल मूवमेंट, ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं ऑफिसर्स लेवल पे, वहाँ पे भी पूछा गया है यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? हेनरी डेरोजियो, प्लीज़ याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मुझे रामकृष्ण और यहाँ पर देखिए, रामकृष्ण मिशन का जो नाम है वो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे ना, रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पे रखा गया था और यह मिशन समाज सेवा निस्वार्थ भावना से करने के लिए स्टार्ट किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। ये इनका क्वेश्चन हमेशा पूछता है। सॉरी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए कभी कभी ऐसे बीच में आपको मे बी डिस्टर्ब हो रहा हो। 1893 में ये क्वेश्चन पूछता है कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद ने उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। और ये कब गए थे? 1893 में शिकागो। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी और चीज़ें नहीं। प्रार्थना समाज, यहाँ पर आप देख सकते हो 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने, बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था और ये जो है महिलाओं की शिक्षा को काफ़ी प्रोत्साहित करते थे। विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाए। उसकी धार्मिक बैठक में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है,
वेद समाज मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। और देखिए इसके बीच ये क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पूछेगा कि प्रार्थना समाज किससे संबंध था, वेद समाज में किस चीज़ के लिए इसका स्टार्ट हुआ था। तो ये वेद समाज की स्थापना हुई और इसमें ब्रह्मो समाज से ये प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला, वही सेम चीज़ कि महिलाओं की एजुकेशंस को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। और अलीगढ़ आंदोलन हमेशा पूछता है, तो सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में खोला गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, किसने इसको खोला था, तो वो है ये फोटो आप देख सकते हो, सैयद अहमद खां। नीचे के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखें हिंदू सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था और इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। और ये है फोटो खालसा कॉलेज का, अमृतसर में है और ये सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। बाकी ये नीचे के क्वेश्चंस हैं, ये आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, अदरवाइज PYQ होगा तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर काफ़ी लेंदी है क्योंकि आप खुद देखो कि यहाँ में इस चैप्टर में आपको हर एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, कल हमारा 8 चैप्टर है, तो कल का तो और इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ ज़रूर देखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 12 बजे की क्लास भी ज़रूर देखिएगा, पॉलिटी की है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।